हमने ये देखा है कि डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स, उन पर रशिया पर भारत की निर्भरता, और हमारा एक प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत के तौर पर डिफेंस सेक्टर में हमने ऐसा बहुत कुछ अचीव किया जो कि हमारी डिपेंडेंसी को किसी भी देश पर कम करता है। और खास तौर से अगर मैं डिफेंस इक्विपमेंट्स रशिया की बात करूं, जो कि अब 33% के आसपास ही सिर्फ बचा है, यानी कि हमने उसको मिनिमाइज किया है। इसके पीछे की वजह और दूसरा, क्या डिफेंस सेक्टर से बाहर आगे बढ़कर अब हमको इकोनॉमिक रिश्तों पर रूस के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा? ये नीड ऑफ द टाइम भी है और इसके साथ साथ भारत और रूस के रिश्तों को मजबूत करने का एक साधन भी। इसमें कोई शक नहीं है कि डिफेंस सेक्टर में भारत और रूस हमेशा से बहुत पास रहे हैं। एक जमाना ऐसा था जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ज्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट, कैपिटल इक्विपमेंट, जैसे आर्मी में आप T-72 देख लीजिए, T-90 देख लीजिए, लॉन्ग रेंज 130 मिलीमीटर तोप देख लीजिए, BMP-1, BMP-2 ट्रूप कैरियर्स, सब मेड इन रशिया थे। एयरफोर्स में भी ज्यादातर फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो मेड इन रशिया। नेवी के भी जो फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, सबमरीन्स हैं, उनमें से कम 1/3 या आधे हमारे मेड इन रशिया थे। लेकिन पूर्णामी जी, क्या हुआ है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम भारत ने कोशिश करके, बहुत ही डेलिब्रेट कोशिश करके, हमने फ्रांस से, इंग्लैंड से, पश्चिमी देशों से और अब अमेरिका से भी डिफेंस इक्विपमेंट लाना शुरू किया है। लेकिन रूस के साथ हमारा जो डिफेंस वाला रिश्ता है वो हमेशा मजबूत था, मजबूत रहेगा भी। हो सकता है इंडियन एयरफोर्स को दरकार पड़े एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट की, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान अमेरिका से लेंगे या रूस से लेंगे। रूस हमें सुखोई 57 देने के लिए राजी है। अगर हम सुखोई 57 रूस से लेते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धिता होगी रूस के लिए, भारत के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत में एंटी टैंक मिसाइल्स बनाए जाए। रूस की कंपनियां आगे आकर हमें एंटी टैंक मिसाइल टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हैं। एक मिलिट्री लॉजिस्टिक समझौता रूस के साथ हो सकता है, जिसमें कि हम रूस से युद्ध के समय और शांति काल में भी रूस से स्पेयर पार्ट्स और दूसरी युद्धक सामग्री किस तरह से आसानी से लाएं। जहां तक आपने पूछा कि क्या, देखिए, एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस भारत को मेंटेन करना पड़ता है। हम ना तो रूसी खेमे में दिखना चाहते हैं, ना ही पश्चिमी खेमे में दिखना चाहते हैं। डेफिनेटली हम दुनिया को ये नहीं दिखाना चाहते कि हम अमेरिका के बहुत ज्यादा करीब चले गए हैं। पश्चिमी देश आज मोदी जी के इस विजिट को कितने क्लोजली वॉच कर रहे हैं, ये दिखना चाहते हैं पश्चिमी देश कि क्या मोदी जी फिर से भारत को रूस की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसा शायद नहीं होगा। पश्चिमी देश, अमेरिका बहुत कोशिश कर रहे हैं कि भारत आस्ते आस्ते रूस से दूर चला जाए, और उनकी दिली ख्वाहिश, नेचुरल ख्वाहिश है अमेरिका की, भारत और अमेरिका ज्यादा पास आ जाएं। लेकिन हमारा विदेश मंत्रालय, एस जयशंकर जी हैं, बहुत ही अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। मोदी जी तो विश्व में प्रसिद्ध हैं कि वो एक डेलिकेट बैलेंस बना के रखने में बहुत ही माहिर हैं, रूसी खेमा और अमेरिकन खेमा में। तो हमें एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। हमें डेफिनेटली कोशिश करना पड़ेगा कि हम अमेरिका या पश्चिमी देशों के बहुत निकट ना चले जाएं। जी, लौटती हूँ सर आपके पास। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, मैं बहुत इंट्रीग्ड हूँ ये जानने के लिए कि आखिर ये जलन की भावना क्यों है वेस्टर्न कंट्रीज में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने पर, क्योंकि इससे पहले अगर मैं एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण की बात करूं तो हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान पहुंचे यहां पर और व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई और उस पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हमने देखी। यूरोप में हमेशा ही हंगरी को एक बहुत अलग थलग तरीके से और इसके साथ तानाशाह के तौर पर ओरबान को देखा जाता रहा है। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने पर क्या एक बैलेंस रिएक्शन देखने को मिलेगा या कोई तीखी प्रतिक्रिया हो सकती है पश्चिमी देशों की, और यही वजह है कि वो इस वक्त शायद जेलस या ईर्ष्यावान नजर आ रहे हैं जैसा कि कहा जा रहा है? मोदी साहब का जो ये विजिट है और उनके जो थर्ड टेन्योर में या थर्ड टर्म में पहली विजिट है किसी मेजर कंट्री के लिए, और जैसा आपने कहा कि भाई हंगरी तो इज रियली हंगरी, और जिस तरह से वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है, और मोदी साहब का जो ये विजिट है इसके दो माने समझे जाने चाहिए। एक तो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है, क्योंकि आप ये देखिए जिस तरह से इंडिया वेस्टवर्ड जा रहा है, रशिया ईस्टवर्ड जा रहा है, रशिया चीन के खेमे की तरफ बढ़ता जा रहा है,
रशिया और पाकिस्तान की जो एक्सरसाइजेज हैं, आप देखिए बदस्तूर 2021 से हो रही हैं। अगर आप पिछला उनका जो स्टेटमेंट देखें पाकिस्तान नेवल चीफ का, जिसमें बताया गया था कि भाई किस तरह से उन्होंने एक्सरसाइज की है, तो भारत ये नहीं चाहता कि साहब रशिया बहुत ज्यादा एचलॉन हो जाए चाइना की तरफ या पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ होते ही भारत की चिंताएं बढ़ जाएंगी। दूसरी चीज, पुतिन साहब भी ये चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह की भागीदारी थी, ग्रुप कैप्टन देवनाथ साहब ने बताया कि करीब पहले जो ईस्ट यूरोपियन ब्लॉक से हमारा जो इक्विपमेंट आता था वो करीब 85% के करीब था, और उसके दो मूल कारण थे। पहली बात तो हमारे पास पैसा नहीं था, और जो ईस्ट यूरोपियन ब्लॉक का जो इक्विपमेंट है वो रगड है, सस्ता है और चीप है। लेकिन आज भारत इस स्थिति में है, और भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है, और जितने सबसे ज्यादा बिग टिकट कॉन्ट्रैक्ट हैं वो डिफेंस में है। इसीलिए अमेरिका ने कोई उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है कि भारत की तरफ उनका झुकाव हो गया है। आप देखिए 30 बिलियन से ज्यादा का जो बिजनेस ट्रम्प साहब लेके गए थे, क्योंकि वो कुशल एक कमर्शियल लीडर है, तो वो भारत की तरफ इसीलिए झुके थे। आज रशिया को भी भारत की जरूरत है, क्योंकि अगर हम इस तरह के इक्विपमेंट वहां से इंपोर्ट करते हैं तो यकीनन रशिया की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी रिजुविनेट होगी, जो काफी डेन्यूड होती जा रही है। तो पुतिन साहब के लिए भी एक बहुत ही, चाहे वो सामरिक तौर पे हो, चाहे वो माली तौर पे हो, या उसकी जो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है उसके तौर पे इसको देखा जा रहा है। और भारत एक ऐसा देश है जहां हमारे पास कंज्यूमर बेस बहुत है, हमारे पास डिफेंस एक्सप्लॉयटेशन की एवेन्यूज है, और बिल्कुल हम जो इक्विपमेंट प्रोफाइल रशिया का गिरता जा रहा है, रशिया का एम ये रहेगा, क्योंकि मैं खार्किव में एक डेलीगेशन में गया था जब कुछ हमें टैंक खरीदने थे, तो वहां ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए मोदी साहब भी इस बात को एनकैश करेंगे कि कैसे रशिया को अपने पाले में रखा जाए, कैसे रशिया के साथ इस तरह की डिफेंस डील को इंक किया जाए, जिससे उनका इंटरेस्ट भी इंडिया में बदस्तूर बना रहे। काटसा का आपको पता ही है, अमेरिका ने इस तरह की सैंक्शंस ऑलरेडी लगा रखी हैं, लेकिन भारत ने उनको दरकिनार करते हुए S-400 खरीदा। तो ये सब चीजों को देखते हुए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट है, और हमें भारत के प्रधानमंत्री को ये मुबारकबाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने इसका इंतखाब किया कि साहब मुझे पहले अभी रशिया की तरफ जाना चाहिए। ठीक है सर। रविंदर सचदेव सर आपके पास आते हैं, और अब से थोड़ी देर पहले मैंने जिस प्लकार्ड का एक जिक्र किया था, होप जिस पर लिखा हुआ था, उसमें होप ऑफ इंडिया के नीचे मोदी को डिफाइन किया गया है, MODI, जिसमें मैक्सिमम की भी बात हो रही है, ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही है, इसके अलावा डिप्लोमेटिक की भी बात हो रही है, डिप्लोमेसी की बात हो रही है, और इसके साथ इंडिया की बात हो रही है। मोदी को उसमें डिफाइन किया गया है, जो वहां पर इंडियन डायस्पोरा की तरफ से प्रधानमंत्री को सामने उनके रखा गया, और जाहिर है कि भारत देश को जिस तरीके से इंडियन डायस्पोरा सपोर्ट करता है, और उसका जिक्र प्रधानमंत्री भी अलग अलग मंचों पर कर चुके हैं, इंडियन डायस्पोरा भी उसी तरीके से उसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहता है, और जब भी वो प्रधानमंत्री का स्वागत करता है वो तस्वीरें हमने देखी हैं। नाउ कमिंग बैक टू रविंदर सचदेव सर आपके पास, क्योंकि आपने कहा कि आप इसको थोड़ा और इलैबोरेट करेंगे, मैं चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जिस पर नजर है, लेकिन एक और पर्सपेक्टिव ये है, क्योंकि यूक्रेन का जिक्र होता है, आपने नेटो की मीटिंग का जिक्र किया। नेटो एक दबाव की राजनीति हमेशा करता है, और राजदूत की तरफ से पिछले कुछ दिनों एक स्टेटमेंट ये भी आया था कि हम निरंतर रशिया को लेकर और रशिया की जो नीति है उसको लेकर भारत के साथ संपर्क में है। प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं इटली तो वो जेलेंस्की से भी मुलाकात करते हैं, फिर प्रधानमंत्री जाते हैं रूस, जहां पर वो व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। और रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है, कोई प्रेशर काम नहीं आएगा, और हमारी जो पॉलिसी है हम उसी के तहत आगे बढ़ते हुए यूक्रेन से भी बात करेंगे, रशिया से भी बात करेंगे, और यह भी ग्लोबली बताएंगे कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान है नहीं। जी हाँ, आपने बहुत चीजें कही, बट मैं होप से शुरू होता हूं और बिग पिक्चर से। डेफिनेटली यस, आई मीन हमारे देश को बहुत बड़ी होप्स है, और हमारा जो लीडर है जिसपे हमने अपनी होप रिपोज करी है कि वो हमारे देश की अच्छी लीडरशिप देगा, हमें उससे बड़ी होप है। तो मोदी जी एज प्राइम मिनिस्टर इज द होप ऑफ इंडिया। भाई लीडर्स कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ अ नेशन, देशों के रास्ते बदल देते हैं लीडर, होप है। पर एक और बड़ी बात है जिसके चलते भारत की पोजीशन दुनिया में ज्यादा विश्व मित्र, विश्व गुरु छोड़ दीजिए, विश्व मित्र की बनती जा रही है। आज की दुनिया में सबसे अहम जो जरूरत है वो है होप। कोविड के बाद, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, पूरी दुनिया में आप देखिए, कोविड के बाद मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, जॉब्स, ये वो, क्लाइमेट चेंज, आतंक, पूरी दुनिया में एक फियर का माहौल है ओवरऑल।
नंबर वन थिंग इस दुनिया को जो आज की तारीख में चाहिए, वो चाहिए होप। होप। इंडिया एक वो होप लेके प्रेजेंट करता है, कर सकता है, और हम उसे अपने मिडिल पाथ के थ्रू पेश करते हैं। अब उसमें कितने लोग जुड़े ना जुड़े बात अलग है, पर किसी को तो सद्भावना सद्बुद्धि की बात करनी है। आज की दुनिया में कौन सा लीडर है जो सद्बुद्धि सद्भावना मिडिल पाथ की बात करता है? बाइडन है, वो तो बोलते हैं मैं तो रशिया को हरा के रहूंगा। शी जिनपिंग कहते हैं रोक सको तो रोक लो। सुनक कुछ कहते हैं। सब लीडर्स अगर आप देखिए जिनकी लैंग्वेज है इसकी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, दूसरे को डोमिनेट करके हराना। कोई ये बात नहीं करता कि को एग्जिस्ट करो। भारत एक देश है और हमारी लेगेसी है जिसके चलते हमारा वजन है। अब श्योर रियल पॉलिटिक में, रियल जिंदगी में इसका कितना असर पड़ेगा कह नहीं सकते, बट दुनिया को कोई हाई प्रिंसिपल्स पर तो चलना है ना। ये थोड़ी कि सबके सब ही आ जाए, चलो लड़ो मारो काटो एक दूसरे को। तो इंडिया की वो एक पोजीशनिंग और आती है। एंड एज फार एज डायस्पोरा इज कंसर्न, डेफिनेटली यस। मैं खुद कई बार यूएस में खास करके रहा हूं और हमने खुद ऑर्गेनाइज करे हैं। तो डायस्पोरा में एनर्जी आती है, वो देखते हैं देश बढ़ रहा है ऐसे, तो उनको भी। एंड बाय द वे डायस्पोरा का एक निजी इंटरेस्ट भी है। आज से 20 साल पहले हमारे जो डायस्पोरा थे, मैं भी उनमें था, हम हाँ ठीक है इंडिया ये वो, जैसे इंडिया की शक्ति बढ़नी शुरू हुई, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ शुरू हुई, हमारे डायस्पोरा भी भारत से ज्यादा जुड़ते गए हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है इंडिया में बिजनेस है, इंडिया में काम है। तो ये ट्रेंड हमने बहुत देखा है पिछले 20 वर्षों में कि अगर इंडिया की इकोनॉमी आज की तारीख में ऐसे बढ़ नहीं रही होती, तो मैं आपको ऑलमोस्ट गारंटी कर सकता हूं कि हमारे डायस्पोरा का जो जितना जोश है ना, इससे 1/10 होता। तो ये दोनों चीजें फीड करती हैं, बट इमोशंस है। लास्ट पॉइंट मैं कहूंगा इसमें रशिया को लेके, ऑल गोइंग गुड। सबसे बड़ा आई थिंक अब्बास पिनाक चटर्जी सर ने बोला, या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेड। हम रशिया के ऑयल को पैसे वापस नहीं दे पा रहे। पिछले 1 साल से हमारी दोनों सरकारें आपस में नेगोशिएट कर रही थी, और पिछले या 2 महीने पहले आई थिंक रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने कह दिया कि हम हाथ खड़े कर देते हैं, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए कि रशिया की, देखिए तेल कंपनियां तेल बेचती हैं, अब हमारे पास 35-40 बिलियन डॉलर उनको देने के, वो तो तेल कंपनी है गैसप्रॉम नॉस्नेफ्ट, वो कहती है मेरा पैसा तो वापस आए, मेरा बिजनेस ये है, वो पैसा यहां पड़ा हुआ है। अनलेस हम इस पैसे को वापस करने का रास्ता ढूंढेंगे, हमारा फ्यूचर तेल खरीद, जो सस्ते में खरीद रहे हैं वो तो छोड़िए, तेल खरीद ही नहीं हम कर पाएंगे, कोयला फर्टिलाइजर वगैरह जो रशिया से। तो सबसे बड़ी आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड इश्यू अगर प्राइम मिनिस्टर के सामने ये है इस समय, या पुतिन के सामने भी, दोनों के सामने, इस ट्रेड के मुद्दे को सॉल्व करना। क्योंकि अगर हम भारी भरकम नहीं होंगे रशिया के रिश्तों के साथ, जैसे ऑल आवर कोलीग्स आर सेइंग, विनोद दत्ता जी, देवनाथ जी एंड एम्बेसडर, अगर हम भारी नहीं होंगे अपने वजन में, तो रशिया हमसे कितना क्या डील कर लेगा, और हम कितना रशिया को चाइना के ऑर्बिट में स्लिप होने से रोक पाएंगे। रशिया खुद नहीं चाहता, अल्टीमेटली चाइना और रशिया के भी आपस में कुछ, रशिया तो अपने को सुपर पावर मानता था या मानता है, राइट। तो और उसकी बाउंड्री डिस्प्यूट्स भी रही हैं चाइना से, तो रशिया ये नहीं चाहता कि कहलाया जाए कि वो चाइना का प्यादा है। राइट। तो रशिया को अपना अस्तित्व ही रखना है।